हाँ, तो जो पॉपुलेशन जो अननोन है उसके ऊपर जो हमारा कोई भी मेजरमेंट है तो वो पैरामीटर कहलाता है। हम पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सैंपल पे आते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो जब हम सैंपलिंग करते हैं तो सैंपलिंग एरर आ जाती है, जहां से मैंने शुरू किया था पहला सेशन जो हमारा है सैंपलिंग एरर का। उधर पे देखेंगे अगर हम, जो हमारा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है उसके अंदर जो टूल है हमारे पास, जितने हमारे टूल्स ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी है, मेरे को अभी तक लगता नहीं है, अगर किसी कोई मेरे को गाइड कर पाएगा, बता पाएगा, तो कि हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में अभी तक इतने टूल्स अवेलेबल हैं वो सारे नॉर्मेटिव सर्वे के टूल्स हैं कि जिनकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज आपकी ऑलमोस्ट एक जैसी चलती हैं विद फ्यू वेरिएबिलिटीज। तो कहाँ पे मैं बाद में बात करूंगा। एक प्रेफरेंस स्केल में डाटा है जिसको हम फिर नॉर्मेटिव नहीं इप्सेटिव बोलते हैं। ये शब्द नोट कर लीजिए, इप्सेटिव, IPSATIVE, इप्सेटिव वर्ड पहले मैंने कभी यूज नहीं किया था, अभी कर रहा हूँ। इप्सेटिव, इप्सेटिवली। तो एक एनालिसिस हमारे नॉर्मेटिवली चलते हैं, एक इप्सेटिवली चलते हैं। यूजली हम नॉर्मेटिवली चलते हैं, तो इसलिए इप्सेटिवली कब आना वो बाद में करेंगे, बात अभी नहीं कर पाएंगे आज के सेशन में। हिमालय इशू अनरिजॉल्व है। तो जो हम टूल ऑफ रिसर्च लेके आ रहे हैं तो उससे जो मेजरमेंट हो रही है उसकी एक अपना एरर है। एक सैम्पलिंग एरर कहाँ से आ रही है? पॉपुलेशन से आ रही है, एक से आ रही है मेजरमेंट से आ रही है। तो वी आर डीलिंग विद टू एरर्स व्हाइल वी आर कंडक्टिंग रिसर्च, वी हैव टू बी कॉशियस ऑन दिस अकाउंट। कमिंग टू द लेफ्ट साइड, तो जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है उसमें मीन आता है हमारे पास। मीन के साथ ही स्टैंडर्ड डिवीजन आती है, वेरिएबिलिटी होएगी, बिकॉज वी आर डीलिंग विद जो भी टेस्टिंग में हम बात कर रहे थे, वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मे बी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इंटर इंडिविजुअल और इंटर इंडिविजुअल। सो इट इज क्वेश्चन ऑफ मेजरमेंट कि ऑल वैल्यू कैन नॉट बी लाइक, कभी कभी हो सकती है, दैट इज कोइंसिडेंस इन वन सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी, इट मे हैपन, बट इट कैन नॉट हैपन इन अ बिग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, मे बी ए सैंपल ऑफ 30-40, वो एक जैसी आ ही नहीं सकती, उसमें कोई ना कोई वेरिएबिलिटी होगी ही। तो वेरिएबिलिटी कैसी होगी, उसके सिद्धांत से ही फिर आगे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को एक्सप्लेन करते हैं। तो जितना भी टूल डेवलपमेंट है वो नॉर्मेटिव बेस से जो बनाया गया है, तो उसके अंदर नॉर्मलिटी के प्रिंसिपल चलते हैं। एग्रीड। तो हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन आएगा कहाँ से? जो मेजरमेंट है, एन कहाँ से आ रहा है? आपका सैंपल से आ रहा है, और दोनों एक साथ चल रहे हैं। जो आपका स्टैटिस्टिक्स है, इट इज बेस्ड अपॉन सम ऑब्जर्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ सम स्कोर्स ऑफ सम इंडिविजुअल्स, चाहे वो कोई स्टूडेंट स्कूल का है, कॉलेज का है, कोई पेशेंट है, चाहे कोई अडल्ट पॉपुलेशन से है, ओल्ड एज से है, कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति का किसी ना किसी मेजरमेंट के ऊपर, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपने कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट दे दिया, एडजस्टमेंट का दे दिया, मोटिवेशन का दे दिया, लाइफ सेटिस्फेक्शन का दे दिया, जो वर्कर है जॉब सेटिस्फेक्शन का दे दिया, स्टूडेंट है उसको एडजस्टमेंट का दे दिया, एजुकेशन एडजस्टमेंट का दे दिया, मेंटल हेल्थ का दे दिया, वेलबींग का दे दिया। कोई ना कोई जो टूल है हमारे पास, जो हम, हमारा क्वेश्चन है हम रिसर्च किस पे करना चाहते हैं, तो उस टूल का जो डाटा है उसकी कोई वैल्यू आएगी, वैल्यू को हम लेके आते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम स्कोर दैट इज एक्स, और वहां से हमारे पास मीन आ गया है, स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया है। तो डाटा को हम व्यक्तिगत डाटा को हम वैल्यूएट नहीं करते हैं। सर्वे रिसर्च में या रिसर्च में हम यूजुअली ग्रुप ऑफ पीपल के डाटा को कलेक्टिवली उसको मीनिंग देने की कोशिश करते हैं,
आपके इंडिविजुअल केस में डाटा को जब एनालिसिस में लेके जाएंगे तो वो केस स्टडी में चला जाता है। केस स्टडी का वर्ड अभी हमने यूज नहीं किया। केस स्टडी आपका मेथड किस में जा रहा है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च में जा रहा है। बिल्कुल ब्रीफली बात करनी होए, जो हम इनिशियली 70 के राउंड में कहते थे, सर्वे रिसर्च क्या है, उसमें होता था फ्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब इंफॉर्मेशन कम होए, कम का मतलब 2 या 3 वेरिएबल होए और ज्यादा लोगों से जानकारी आए। वो केस स्टडी में होता था कि फ्यू पीपल मोर इंफॉर्मेशन, कि लोग थोड़े ही होए, डाटा थोड़ा, सब्जेक्ट थोड़े से हो, लेकिन डाटा ज्यादा होए, ज्यादा इंफॉर्मेशन होए। तो जो हमारे पास टिपिकल एग्जांपल है उसका, वो ये है, आई वांटेड टू स्टडी क्रिएटिव बिहेवियर। क्रिएटिव बिहेवियर के लिए मैंने क्रिएटिविटी के टेस्ट बनाए। तो मैं सोचना चाहता क्रिएटिविटी को कौन से वेरिएबल हैं जो अफेक्ट करते हैं। मैंने 2 या 3 या 4 वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिए। इंटेलिजेंस तो रहेगा रहेगा, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का एक रिश्ता है ही। तो मेरे पॉपुलेशन में या सैंपल में वो कैसे मर्ज होके आ रहा है, उसके साथ ही फिर पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी के साथ ही मोटिवेशन भी अलग से है, एंजाइटी भी है। तो सो नंबर ऑफ वेरिएबल। सो क्रिएटिव बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्रिएटिविटी का टेस्ट तो लगाया कि स्टूडेंट में क्रिएटिव बिहेवियर कैसा चल रहा है, पर लेकिन साथ में उसको कौन सी वेरिएबल प्रभावित करते हैं मैंने 2 3 4 आइडेंटिफाई कर लिए और उनके टूल से मेजरमेंट भी कर लिया। लेकिन वो सिर्फ क्रिएटिव बिहेवियर को जनरल बता रहा है। अगर मैं क्रिएटिव बिहेवियर के टेस्टिंग के ऊपर, जो यूजली बाकर मैथी हमने यूज किया है हिंदुस्तान में, मोस्टली लोगों ने बाकर मैथी को यूज किया है। तो चौहान साहब का टेस्ट है, यहाँ आगरा से छपा हुआ है। लेकिन सभी के टॉरेंस मॉडल को फॉलो किया है, ऑलमोस्ट सभी ने टॉरेंस को फॉलो किया है। तो वेलिस-कोगन मॉडल को लोगों ने कम फॉलो किया है। लेकिन मैंने अपने उस टेस्टिंग से हाई क्रिएटिव अगर ढूंढ लिए कुछ व्यक्ति, लो क्रिएटिव ढूंढे, फिर अगर उनकी मैं फैमिली हिस्ट्री, उनका पूरा क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन और उनके जो बाकी वेरिएबल के ऊपर इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ, तो जो डाटा अबंडेंस में आएगा वो केस स्टडी में चला जाएगा। तो एक ही बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, क्रिएटिव बिहेवियर को स्टडी करने के लिए मेरे पास दोनों ऑप्शन है। मैं सर्वे रिसर्च से मूव कर सकता हूँ और केस स्टडी मूव कर सकता हूँ। तो इस मामले में अब मेरे पास ये अब मसला आ गया है कि मैंने सर्वे रिसर्च ऑप्ट करनी है। मैंने 4th स्लाइड में जाके फिर बात करूंगा उसको, कि मैंने उसको स्टडी करना है। लेकिन अभी हम इस बात को यहीं पे स्टॉप करते हैं कि जो मेजरमेंट आएगी वो उस मेजरमेंट व्यक्ति की आएगी, व्यक्तियों की मेजरमेंट से हम मीन पे पहुंचेंगे, मीन से हम स्टैंडर्ड डिवीजन का कैलकुलेशन करेंगे। और वहीं पे शुरू हो जाता है हमारा एक सवाल, खास सवाल। आप अगर लेफ्ट साइड देखोगे, वहां पे लिखा गया है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, और राइट साइड पे लिखा गया है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। थोड़ा हाईलाइट करिए। हाँ, ये एग्जैक्टली ये, यस। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, अगर आपको याद होगा हमने करा हुआ था, वो क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एन अंडर रूट अंडर स्क्वायर रूट। इसका मतलब जो मीन मैंने कंप्यूट किया था वैल्यूज का, वो स्टैंडर्ड एरर मीन कहाँ से कैसे बन के आएगी, तो उसकी वेरिएबिलिटी कितनी है इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, और सैंपल साइज कितना है। और वहां से फिर
एक फॉर्मेशन में नीचे लिखा है कि एज पर एनपीसी लिमिट्स निकालते हैं हम कि मीन मेरा कितना फ्लक्चुएट कर सकता है। मीन प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल देगा। मीन प्लस माइनस 2.58 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल देगा। तो ये मीन की बात है जो मैंने मेजरमेंट से लेके आया था। अब आप राइट साइड पे आ जाइए। राइट साइड के हमने लिखा है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। जिन मेजरमेंट का मैंने मीन निकाला है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाली है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने के बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाले हैं, तो उनको जो वैल्यूज है उनकी एरर कितनी है वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट है। किसका? एक्स स्कोर का। तो उसका फार्मूला आप देखेंगे, वो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट का फार्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट 1 माइनस आर। जो आर है वो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को शो कर रहा है। जो मैंने टूल्स ऑफ रिसर्च यूज किए हैं, क्रिएटिविटी का किया है, मोटिवेशन का किया है, तो वो मेजरमेंट का स्कोर जो है उसकी अपनी एक एरर की सीमाएं हो सकती हैं, और वो कहाँ से आएंगी? इस फार्मूला से आएंगी। तो जैसे मीन की लिमिट बन के आ रही है, इस तरीके से हर स्कोर की भी एक लिमिट बन के आ रही है। स्कोर x प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट एंड x प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। ये 1.96 की वैल्यू और 2.58 की काइंडली चेक फ्रॉम एनपीसी टेबल। सबसे निवेदन है कि एनपीसी का टेबल आपको बाय हर्ट याद होना चाहिए। ये दोनों वैल्यू कहाँ से आ रही हैं? एनपीसी से आ रही हैं। ये दोनों वैल्यू टी वैल्यू में यूज होती हैं। ये वो कौन वैल्यूज है? 1.96 95% के लिए और 2.58 किसके लिए? 99% और 0.05 वैल्यू प्रोबेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। हाँ, थोड़ा सा बस ध्यान रखिए। फिर हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे, जब हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट को सॉल्व किया तो मैंने जब लिखा सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपको मैंने कहा था आप दोबारा से पढ़ लीजिए, इसको बात नहीं करेंगे। तो मेरे पास मीन आ गया एक सीरीज का, जिसको मैंने x1 बोला है, फिर बोला है x2, वो दूसरी सीरीज का मीन आया है। फिर दोनों सीरीज x1 और x2 को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ और उसमें सिग्निफिकेंस और डिफरेंस देखना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या निकालना होगा? इधर टी या सी आर या जेड। ये तीनों टर्मिनोलॉजी का बीच में एक सवाल भी आया था, वो अभी सवाल वैसे ही खड़ा है, लेकिन मैंने उसका कुछ मटेरियल दिया भी था, उसको हम दोबारा से एक बार फिर से टच करेंगे। तो तीनों लेकिन सिनोनिमसली यूज होते हैं, जस्ट टू बी वेरी कंफर्टेबल एंड श्योर। टी सी आर जेड तीनों ही क्या देख रहे हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। तो उसकी फॉर्मुलेशन क्या है? रेशियो बिटवीन मीन डिफरेंस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन। टी का मैंने फार्मूला पहले दिया था, वो कहाँ से बन के आती है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो हमने अभी पिछले पेज पे लिखा है उससे बन के आती है, रिपीट नहीं किया है। तो जब वहां से आपका टी आ गया, जब उसको सी आर कह लीजिए, जेड कह लीजिए, वही जेड जो अभी 1.96 की बात कर रहे थे या 2.58 की बात कर रहे थे। अब अगर मेरे पास तीसरी सीरीज भी आ जाती है, जिसको मैंने x3 कहा है अब आगे, तो हम 3 ग्रुप हो गए, तो हम इंस्टेड ऑफ टी टेस्ट हम कहाँ पे ले जाएंगे? 1 वे नोवा में, एफ टेस्ट में। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल भी अब 1 से ज्यादा हो जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो मैं 2 वे नोवा में या 3 वे नोवा, चलो मल्टीवेरिएट एनालिसिस, जिसमें मेन इफेक्ट आपके टी टेस्ट से निकल के आएंगे, लेकिन साथ ही इंटरेक्शन इफेक्ट बन के आना शुरू हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका 2 वे है या आपका 3 वे है।
हमने 2 वे का भी एग्जाम्पल सॉल्व किया और 3 वे का भी किया हुआ है। तो उसकी अगर राइट साइड देखोगे, राइट साइड में मैंने लिखा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, उसके साथ मैंने पाया एक्स के पैर में ओ। अब ध्यान देंगे हाँ बिल्कुल, अब आया ठीक। हाँ, ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्स के पैर में ओ है ऑब्जर्व्ड वैल्यू वर्सेस ट्रू वैल्यू एक्स टी, कि जो हमने वैल्यू लेके आए हैं एक्स की, मेजरमेंट है हमारी, वो कितनी सही है। वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट से हमारे को उसका एक अंदाजा हो जाता है। अगर आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट के फार्मूले में देखे हुए, किसी भी रिसर्च टूल की रिलायबिलिटी अगर परफेक्टली वन हो जाती है, जो होती नहीं है, कहीं भी नहीं अवेलेबल। जितने भी रिसर्च टूल, आप स्कॉलर के लिए मेरा एक सवाल भी है कि कोई भी टूल सेलेक्ट करते हुए जब आप उसकी डिटेल पढ़ोगे तो आपको रिलायबिलिटी में चाहे टेस्ट है, स्प्लिट हाफ है, क्रॉनबैक अल्फा है, ओमेगा है, कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको नजर आएगा, उसकी वैल्यू 0.8, 0.82, 2.86, 0.9, 0.92 ऐसे नजर आएंगी, बट इट कैन नॉट बी 1.00 because of sampling error, because of measurement in the item selected in the tool, क्योंकि वो भी सैंपल बेस्ड है। इसको आप अपने ध्यान में रखिए, इस बात को भी हम जब मेजरमेंट की अलग से बात करनी होगी तो कर सकते हैं। तो जो मैंने देख के आया है नंबर, जो मेरा स्कोर बन के आया है कितना सही है, वो स्टैंडर्ड एरर बताएगी। फिर मैं उसकी लिमिट देखना चाहता हूँ तो मेरे को लिमिट देखने के लिए फॉर्मूलेशन वो अवेलेबल है, हमने देख लिया है। अब वहीं पे मैंने आगे एक सवाल रखना चाहता है, वो लिखा है मैंने एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर पर गुडनेस ऑफ फिट। देखिए अब काई स्क्वायर कहाँ से आ गया, हम तो रा स्कोर ही देख रहे थे, अब जो वैल्यू देख रहे थे। तो जो हमने स्कोर से डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, पहले तो व्यक्ति का स्कोर है, अब हमारे पास व्यक्ति का स्कोर नहीं है, व्यक्तियों का स्कोर है। तो व्यक्ति क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए थे, सैंपल साइज बड़ा हो गया था, तो इंडिविजुअल वैल्यू की जगह मैंने अब ग्रुप डाटा में चला गया है। तो ग्रुप डाटा में मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरा डाटा कैसा आया हुआ है। तो जो हम काई स्क्वायर में कर रहे थे, एप्लीकेशन कौन सी, एप्लीकेशन ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, तो वो फिट की एप्लीकेशन जहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है। तो बहुत बार साफ लिखा कि अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आपकी ट्रू वैल्यू कब मानी जाएंगी, अगर एनपीसी के हिसाब से उनकी एफपीआई होगी। तो ये हमारे लिए सवाल एक अलग से खड़ा है अभी भी, कि एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर ऑफ गुडनेस ऑफ इट कैसे टेस्ट करता है हमारे डाटा की वैलिडिटी को, कि डाटा नॉर्मल है कि नहीं है। जो वैल्यू हम मेजर करेंगे कि उनको नॉर्मल मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो एक तरफ वैल्यू अपने आप में एक वैल्यू की ग्रुपिंग है, वैल्यू सही है कि नहीं है। फिर वैल्यू को जो सही गलत के साथ साथ ही क्वेश्चन आ गया है कि बहुत बड़ा, कि एक वैल्यू को मैं टेस्ट नहीं करूंगा, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, आई विल मेक यूज ऑफ काइस के टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। बहुत इंटरेस्टिंग है। एक नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स नॉर्मलसी को चेक कर रही है, जब हमारे ऑब्जर्व डाटा की एक्यूरेसी को चेक कर रही है। तभी मैंने शब्द डाला ऊपर, अगर आप ध्यान से देखोगे, वैलिडिटी ऑफ डाटा। ऊपर जरा फोल्ड करिए, ऊपर स्क्रॉल करिए थोड़ा सा, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ डाटा, डाटा की वैलिडिटी को हम कैसे देख रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ काई-स्क्वायर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आप नीचे आएंगे, लेफ्ट साइड को मैंने लिखा यूज ऑफ काई-स्क्वायर, अब आ गया काई-स्क्वायर का हमने उधर यूज कर लिया है। अब ये काई-स्क्वायर यूज कर रहे हैं हम जहाँ पे नॉमिनल डाटा है। वहां पे कौन सा डाटा था हमारे पास, डाटा कौन सा था, इंटरवल स्केल का था, कंटिन्यूस था। और अब अगर डाटा हमारा नॉमिनल है और ऑर्डिनल है, तब हम किस में जाएंगे, कंटेंसी टेबल में 2/2 का, 2/3 का, 3/3 का, या किसी भी कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो कैटेगोरिकली वेरिएबल के अंदर से आ रहा है। तो इसकी सैकड़ों एप्लीकेशन हमारे पास अपने सर्च वर्क में है।
कि chi-square को लोगों ने किस कैसे यूज़ किया है अपने एनालिसिस के लिए डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ रिसर्च। कैन रिमेंबर कि स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग हम यूं ही नहीं करते हैं, ये एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए जरूरत है स्टैटिस्टिक्स लगेगी, जरूरत नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स नहीं लगेगी। मैंने कभी शेयर नहीं किया था आपसे, अभी शेयर कर रहा हूँ। मेरी जो सबसे बढ़िया चीज से मान लिया, सभी चीज बढ़िया होते हैं नो डाउट, ये नहीं कहेंगे कुछ चीज से खराब भी होता है, लेकिन बढ़िया के अंदर जो बढ़िया बोलना होता है ना, तो उनमें आधे से ज्यादा चीजें ऐसे जिनमें स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग हुआ ही नहीं है। द डेटा हैज बीन एक्सप्लेन्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये कैसे है? बिना स्टडी के कैसे रिसर्च हो सकती है? वो आपका इशू बेस्ड रिसर्च है, पॉलिसी रिसर्च के अंदर है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर है। वहां भी सैंपल थे, वहां पे भी ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन उनको नॉर्मेटिव सर्वे में नहीं जाती थी, वो हमारी इशू बेस्ड रिसर्च में जाती है। तो उसके लिए एनालिसिस की टेक्निक में हमारे पास डाटा आइदर कैटेगोरिकल होएगा, जिसको हम नॉमिनल बोलते हैं, या किसी ना किसी प्रेफरेंशियल ऑर्डर में होगा, जिनको हम ऑर्डिनल स्केल में बोलते हैं। दोनों ही डिस्क्रीट डाटा है। जब डिस्क्रीट डाटा है तो वो नंबर और परसेंटेज में एक्सप्लेन किया जा सकता है। हाँ, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स का स्कोप है, जिसको हम नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। मीन्स उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग है, पर स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग मैं तब करूंगा अगर मेरे रिसर्च क्वेश्चन को आंसर चाहिए होगा विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ सम स्टैटिस्टिक्स। नहीं चाहिए होगा तो मेरे को स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं करूंगा। और मेरे आधे से ज्यादा चीजों में बिल्कुल ही सांख्यिकी का प्रयोग नहीं किया गया है, एक्सेप्ट नंबर एंड परसेंटेज। और एक दो तीन चीज ऐसे भी रहे हैं जिनमें लोग कहते थे कि इनमें स्टैटिस्टिक्स के बिना कुछ है ही नहीं। हाईली डाटा सेंट्रिक होकर उनका जो एक्सप्लेनेशन है प्योरली एंड प्योरली विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फ्रॉम द बेसिक्स टू द हायर ऑर्डर, इंक्लूडिंग फैक्टर एनालिसिस। तो ये आपका कहाँ से शुरू होती बात है? ये नहीं कि मैंने ये लगाना है क्वेश्चन, ये नहीं लगाने के लिए नहीं लगाना है। तुम्हारा पर्पस सॉल्व होता है तो लगाएंगे, नहीं ये चाहिए तो नहीं लगाएंगे। तो इन क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूजली हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कहीं ना कहीं हमारे को जरूरत पड़ती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की कहीं जरूरत होती है, कहीं नहीं होती है। ये एक बहुत अलग इशू है। उसके आगे हम अब आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये इतनी मैंने स्टैटिस्टिक्स तक की बात करी कि जो हमने बातें करी, अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ उस जर्नी पे जो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि मैंने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी। हमारे एमएड में या एम एजुकेशन में, आप लोगों के एमए में लोग कहते हैं मैंने स्टैटिस्टिक्स का पार्ट छोड़ दिया था, इसके बिना मैं पास हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, if you are to a researcher and if you are want to pursue your career in research or in academics, you must have to learn statistics. स्टैटिस्टिक्स कोई भी मैथमेटिकल नहीं है, ना आपको मैथमेटिकल स्किल चाहिए, इट नीड ओनली अरिथमेटिकल स्किल। तो बेसिक्स हमने अपनी प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ी हुई है। जमा की, माइनस की, प्लस माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, स्क्वायर रूट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर है। इससे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी नहीं है। बाकी आपकी फॉर्मुलेशन है जो आपने कंज्यूम करनी है। इसलिए मैंने एक एक पार्ट इसका डील किया जो अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऊपर हमारे पास सीरीज 1 2 3 हो गई थी, उधर हमारे पास स्कोर आ गए थे। अब मैंने दो अलग अलग वेरिएबल, एक ही ग्रुप के ऊपर दो तीन स्टूडेंट थे, तीन स्टूडेंट के ऊपर मेरे पास डाटा अवेलेबल है। एक्स मैंने मोटिवेशन को कहा है, वाई मैंने अचीवमेंट को कहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमने पहले बात करी थी, जब हम वेरिएबल एक्स और वाई का यूज करते हैं तो वाई इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन एक्स। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज के हिसाब से वाई कितना चेंज हो सकता है, प्रोबेबिलिटी रखता है, तो उसको हम देखते हैं।
तो मोटिवेशन का मैं 3 स्कोर लिखे हैं और वाई के भी 3 स्कोर लिखे हैं और वहां से उनका मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला है। आपको विजिबल है। मोटिवेशन का मीन 3 आ रहा है जबकि अचीवमेंट का मीन 5 आ रहा है। स्टैंडर्ड डिवीजन उसकी 1 बन के आ रही है और उधर स्टैंडर्ड डिवीजन 2.55 बन के आ रही है और दोनों के बीच में एक रिश्ता बन के आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कोलेशन। हाँ, आगे थोड़ा आगे कर लीजिए। हाँ, कोलेशन कब दिखेगा? हाँ, आर एक्स वाई वो 0.98 बन के आ रहा है। दिस मीन्स अचीवमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन motivation. The more the motivation, the question is the more is the motivation, more is the probability of having high score in academic performance. रिवर्स नहीं बोलेंगे, मैथमेटिकली बोल सकते हैं, लेकिन स्कोर से जैसे 3 का 4 हो गया और 2 का 3 हो गया और 4 का 8 हो गया। अब सिमिलर कंक्रुएंटली चेंज नहीं हो रहा है। 3 का 4 हुआ है, एक वैल्यू बदलती है, 2 का 3 हो गया है, 4 का 8 हो गया है और जहां से ये जो रेंज दिख रही है स्कोर की 2 से 4 है पहली सीरीज में मोटिवेशन की, वाई सीरीज में 3 से 8 है। तो सीरीज ऑफ स्कोर हमेशा ही अलग अलग होंगे। उनकी रेंज जो मैंने सिंगल डिजिट रखी है, डबल डिजिट भी हो सकती है, ट्रिपल डिजिट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि टूल के अंदर कितनी आइटम है और रिस्पॉन्स पैटर्न कैसा है। तो इसका मतलब क्या करा हमने? मेरे को कुछ नहीं करा। मैंने एक वैल्यू का मैंने समेशन करा है, समेशन लेकर के मैंने मीन करा है, मीन से डिविजन करी है स्मॉल एक्स के रूप में। वो सम ऑफ सब डिविजन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0, ये प्रिंसिपल याद रखने को है और उधर उनके हमने स्केयर करे हैं, ऐसे वाई सीरीज में करा है, वहीं से फॉर्मूला सेट करी है। और जहां तक हमारा पूरी स्टैटिस्टिक्स आपकी इन्हीं 3 बातों में चल रही है। सम ऑफ वैल्यूज है, सम ऑफ डिविजन फ्रॉम मीन है, सर्च में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे इसकी एप्लीकेशन है इसी, लेकिन फाउंडेशन यही है कि हमारे को सम ऑफ वैल्यू चाहिए जहां से एवरेज आती है। वहां से भी सीधा मेथड भी है, मैंने डिविजन फार्मूला करा है। मीन से डिविजन होगी, कुछ लोअर साइड को कुछ हायर साइड को, और सम ऑफ डिविजन हमेशा 0 होगी और उसके हिसाब से हमारे पास स्टैंडर्ड डिविजन आ जाएगी। वेरिएबिलिटी वेरिएबिलिटी कम होएगी तो अच्छी बात है, ज्यादा कम होएगी तो वैल्यू की सिमिलैरिटी है तो लेफ्ट टू कार्टिक बन जाएगा ग्रुप डाटा में। और अगर वेरिएबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो वो लेफ्ट प्लेटिकार्टिक हो जाएगा। ये बात हमने करी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव शेप क्या है, लेप्टोकार्टिक, मेजोकार्टिक, प्लेटिकार्टिक, इस बात को याद रखने की बात है। उसके बाद हम फिर बात करते हैं वाई सीरीज में भी आपके पास ऐसा मीन है, वहां पे रेंज ज्यादा है, मीन और एस भी आ गए हैं, तो वहां से मीन एस आ गए कोलेशन। हमने कहा कि दोनों सीरीज में कोलेशन बनता है, हमने प्रोडक्ट मोमेंट कोलेशन निकाल दिया। तो सीरीज का डाटा है, इफ यू रिमेम्बर मैंने एक डाटा पिछले राउंड में जब शेयर करा था 11 स्टूडेंट का, उससे हमने मीन भी निकाले थे, स्टैंडर्ड निकाले थे, फिर हमने गाइस की बात भी करा सेट हमारे को बहुत कुछ तरीके से रास्ते भी दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि मैं क्या करना चाहता हूँ। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब कोलेशन आ गया तो फिर मेरे को क्या करना है? कोलेशन है तो प्रेडिक्शन है, तो वाई की प्रेडिक्शन का मैंने फॉर्मेशन सेट किया है पेज नंबर 3 पे। आपका सैंपल साइज चाहे 3 का है, चाहे 300 का है, चाहे 1000 का है, चाहे वो 500 का है, चाहे 50 का है, लेकिन वंस यू हैव कंप्यूटेड मीन्स ऑफ 2 सीरीज फॉर द सेम ग्रुप, स्टैंडर्ड डिवीजन जो है कोलेशन है, तो वहां से हमारे पास प्रेडिक्शन का सवाल आ गया है कि y predicted या एस्टिमेटेड y विल बी इक्वल टू a प्लस बी एक्स की बेसिक इक्वेशन है, जो हमको याद रखनी है।
अगर फॉर्मूला देखो, y predicted is equal to rx by sigma y upon sigma x minus mean x। बेसिकली x माइनस एम एक्स क्या है, ये आपका स्मॉल x है, प्लस मीन y। मैंने फेथफुली वैल्यू इंसर्ट कर दी है और सोल्यूशन बन के आ गया है। अल्टीमेटली इट इज a प्लस बी एक्स माइनस 2.50 प्लस 2.50 x। फिर मैंने लिखा है कि इफ x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि x सीरीज का मीन 3 है तो y की वैल्यू भी 5 ही आएगी, आ रही है अगर आप सॉल्व करोगे इसको। तो इसका मतलब अगर मीन एक्स की वैल्यू को आप इक्वेशन डालकर देखोगे मैथमेटिकली तो मीन वाई आ जाएगा। और जब वो कोई वैल्यू एक्स की से 3 मीन से ज्यादा होगी तो वाई की वैल्यू भी उससे ज्यादा होगी, कम होगी तो उससे वाई की वैल्यू कम होगी। उसकी फिर हम एरर निकालते हैं। वो नीचे में सब नीचे चले जाइए एक मिनट, सबसे और नीचे, हाँ, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। जैसे हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाला, फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट निकाली, अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है, उसका फॉर्मूला देखेंगे सिग्मा वाई फिर अंडर रूट है 1 माइनस आर एक्स वाई। आर एक्स वाई कोलेशन है, जहाँ पे हमारे पास कोलेशन की मैंने कंप्यूट नहीं करा 0.98 है। सिग्मा वाई कितना है 2.58 है, 55 है। तो उससे मैंने उसका एक स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट की वाई की एस्टिमेट की मैंने स्टैंडर्ड निकाल के, तो मेरा एस्टिमेट कितना सही है। जो वेदरमैन वैल्यू निकाल रहा है ना कि कम बारिश होएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड यील्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड लाइफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड सक्सेस कहाँ से निश्चित होएगी, वो रिग्रेशन मॉडलिंग यहाँ से शुरू होगी। अब आप ऊपर आ जाइए उसी पॉइंट ऑफ फ्रॉम सिंपल से, फ्रॉम सिंपल। तो ये यूनिवेरिएट एनालिसिस था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कोरिलेशन से चलेंगे तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होएगा, एक से ज्यादा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। एक्स नहीं होगा, x1 x2 x3 x4 नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो वहां पर हम सिंपल प्रेडिक्शन से बाइवेरिएट पे जाएंगे, बाइवेरिएट से हम मल्टीवेरिएट तक जाएंगे। तो इक्वेशन की फॉर्मेशन में इतनी तब्दीली होगी जो ऊपर लिखी हुई है कि a प्लस b1 by b2 by x2 सॉरी b3 x3 एंड सो ऑन। फिर उसके वो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो आपको नहीं करने हैं, आपका बर्डन नहीं है, वो बर्डन किसका है, कंप्यूटर का है, सॉफ्टवेयर का है, निकाल के दे देगा। पर मीनिंग आपने बनाना है, कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग आपकी अपनी होगी। वहीं से फिर आपके पास सिंपल प्रेडिक्शन से हम चलेगा स्टेप वाइज में, स्टेप वाइज मल्टीपल प्रेडिक्शन है, वहीं से पाथ एनालिसिस है, वहीं पे स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल की बात है, जब मॉडरेट और मीडिएशन एनालिसिस की बात है, कैनोनिकल एनालिसिस है, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। ये सारे एनालिसिस की टेक्निक जो आज की डेट में यूज हो रही है, जब आप रिव्यू लिटरेचर करोगे, सभी की बुनियाद यहाँ से है। पहले हमको रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहले 1 और 2, फिर 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, सभी को के उस कंप्लेक्सिटी के अंदर जो भी इसके बाद फॉर्मेशन में रिजल्टेंट वैल्यू होगी उसको हम समझ पाएंगे। तो कई विद्यार्थी जो स्कॉलर हमारे पास आते हैं कि मैंने तो यही करना है, मैंने कहा जहां तक करना पहुंचे तो आपको बेसिक करने पड़ेंगे। दैट इज वाई आई पुट अप दिस सेशन। 1 घंटा हमारे को होने लगा, बीच में टाइम ब्रेक की वजह से 10-15 मिनट नुकसान हुआ है। तो वो सारा ही एनालिसिस जो है आपका, जिसको हम एडवांस स्टैटिस्टिक्स कहते हैं या हाईली स्पेसिफिक एनालिसिस करते हैं, उसे बेसिक्स को अंडरस्टैंड किए बिना हम आगे नहीं समझ सकते। तो वहां तक पहुंचना है, ये आपको मैनुअली हैंडल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आई होप माई स्कॉलर विल
understand this journey of analysis. एक बार अनिता अपनी स्लाइड नंबर 2 पे आ जाइए। 2 की लेफ्ट साइड में जहाँ हमने टी की बात करी थी, टी के बाद एफ की बात करी थी, एफ के बाद फिर वही हमने मल्टीवेट नोवा की बात करी थी, जिसमें मेन फैक्ट है और इंटरेक्शन फैक्ट है। हमने वहां पे जो पिछली एग्जाम्पल में कर रखा था, 1 वे नोवा से 2 वे नोवा, 2 वे से 3 वे नोवा, 4 वे नोवा, ऐसे आगे 5 वे नोवा हो सकता है। तो मल्टीवेट डिजाइन कौन सी तरीके से है? जो आपके डिफरेंशियल मेथड चल रहे हैं। अभी हम जो बात करके आ रहे थे कोरिलेशन से पहुंच चलेंगे, तो उसके अंदर भी हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। इन दोनों की बुनियाद अगर देखोगे, मीन और एसटी दोनों में कॉमन पड़े हुए हैं। मीन एसटी है, उनके प्रोडक्ट्स हैं, ये इनकी जरूरत पड़ेगी। और जो लेफ्ट साइड पे डाटा चल रहा था, ये हमारे पास टोटली इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं। जबकि जो राइट साइड पे बात हम कर रहे थे अभी कोरिलेशन एनालिसिस में, तो वहां पे एक ही सैंपल पे आपका एक से ज्यादा वेरिएबल की मेजरमेंट आई हुई है। वहां पे उनके आपस में अंतर संबंध है और उन सहज संबंधों से हम फिर प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। टेक्निक जितनी एडवांस होगी तो उनका मीनिंग तभी समझ आएगा अगर हमारे को बेसिक्स क्लियर होंगे, एंड वी विल बी एबल टू इंटरप्रेट द बेसिक डाटा जो हमारे प्राइमरी मास्टर के कोर्स में या ग्रेजुएशन के कोर्स में डाल रखे हैं। अच्छा, मीन निकालना, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना, कोरिलेशन निकालना, वो आपको निकालना आना समझ आ गया तो आप आगे समझ पाएंगे। अगर आपने अगला समझना तो आपको ये काम करने पड़ेंगे। तो इस बात को मैं लेक्चर को भी इसी बात पे विराम देता हूँ। जो हमारा रिव्यू एक्सरसाइज था अभी तक का, जो हमने इस महीने में आप लोगों के साथ शेयरिंग में लेके आया हूँ, तो इनको मैं साइड पे रख रहा हूँ। तो अभी किसी का कोई इसी बात पे क्वेश्चन होए या कोई क्वेरी हो तो आप बात कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, नित्य, और फिर हम Yes, sir. दूसरे पार्ट में जाएंगे। Yes, sir. So we have a question from Dr. Pradeep Kumar Vishwakarma. So I'll just read it out. Good evening, sir. I want to know that what are the important steps, including data analysis, after making a questionnaire, and also in how we start in data analysis work, which means how we can choose our desired variables of analysis. ये प्रदीप जी क्या कर रहे हैं वैसे, इनको बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, खुद ही बता दें वो अपना। Dr. Pradeep, are you here? Can you give a thumbs up? Yes, I'll just unmute you, then you can speak about your. हम्म, हम्म। Yes, can you unmute yourself? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। हाँ जी, Actually, प्लीज आप yes. हाँ आप बोलिए आप। हाँ, मैं एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और ओके। मेरे पास एक कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि although I am a pure statistician, that's why I just हाँ, find a little bit difficulty in नहीं नहीं, लिटिल other बिट than नहीं, field in डिफिकल्ट नहीं statistics. नहीं, प्रदीप देखिए, लिटिल बिट नहीं, डिफिकल्टी में हो गया आप। जी, मतलब नहीं, साइकोलॉजी और दूसरे फील्ड्स में नहीं, अगर हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना तो वी विल बी द वाइटल कॉम्बिनेशन, आई टेल यू। यस। तो ये क्वेश्चन मैंने सभी रिसर्च स्कॉलर और स्टूडेंट के हाँ, बिहार पे ही क्या आप पूछा है। करना क्या चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, हाँ, जैसे कोई भी स्टूडेंट आता है वो टॉपिक चूज कर लेता है, क्वेश्चनायर बना लेता है। उसके हाँ बाद मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आप इसमें एनालिसिस में क्या करोगे? तो वो मुझसे एक हम्म, जनरली क्वेश्चन पूछता है कि सर एनालिसिस में मैं कोई ग्राफ बना दूं, ये कर दूं, तो ये कोई ना ना स्टैटिस्टिक्स ना, का एनालिसिस नहीं नहीं हुआ। नहीं, वो गलत काम कर दिया उसने। उस हाँ, देखिए, तो एज ए स्टैटिस्टिशियन आपने तो फार्मूला यूज करके देना है ना। जी, जी, जी। तो मैं तो वही एक फार्मूला प्रॉपर आपने हाँ, नॉन हम्म, स्टैटिस्टिशियन बैकग्राउंड में मैं जैसे साइकोलॉजी का ही फील्ड हुआ, जो बच्चे क्वेश्चनायर बना हाँ के हाँ, लाते हैं, तो उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एनालिसिस करते समय क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स
ध्यान रखते हुए वेरिएबल का चॉइस कैसे करें कि जैसे काई स्क्वायर लगाना है तो काई स्क्वायर में 2 वेरिएबल हम लेते हैं अगर 2x2 कंटीजेंसी टेबल के लिए, तो वो वेरिएबल का चॉइस कैसे करें? क्या उसमें समझ होनी चाहिए बच्चे को? वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी, इस बात का अभी हमारे पास जो मेरा नेक्स्ट सेशन है उसी में बात का आंसर मिलेगा कुछ बातों का। जी। पर प्रदीप जी बहुत जी, अच्छा लगा जे माय होल ऑफ द माय जर्नी जी, आई कैन से फॉर द लास्ट 30 इयर्स जी, जी, मेरा एचपी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जब बन के आया था तब बड़ा था डिपार्टमेंट। जी, 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 तो वो स्कॉलर के पास जो जैसे प्रदीप जी आप बोल रहे हैं वहां पे मेरे मुकेश जी थे। मुकेश जी जी। कहते कलंदर को पकड़ना वो समझा देगा हमारे को। तो आई वाज इंटरफेस बिटवीन स्कॉलर एंड द स्टैटिस्टिशियन। यस, फिर यस, मैं यस, स्कॉलर से इंटरव्यू करता था कि तुम यस। करना क्या चाहते हो। स्कॉलर को इस बात का पता ही नहीं होता है, वो जो कहते फील्ड वर्क कर रहा है, क्वेश्चन ले क्वेश्चन किस बात का बनाया है उसको समझ ही नहीं है उस बात की। यस वो सर। वो अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करता है, वो क्वेश्चन फिलोसफी का है। यस सर। अनटिल आई नो कि मैं क्या चाहता हूँ अपने डेटा सेट से, तो हाउ आई कैन आस्क यू टू गिव मी दिस आउटपुट। वही सर, स्टूडेंट्स को अगर ये बता देता हूँ मैं कि आप इन 2 वेरिएबल के बीच में एनोवा लगाइए या chi-square लगाइए, तब तो बच्चा लगा लेता है क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाई करके यूट्यूब से वो प्रैक्टिस करके वो लगा देता है। लेकिन वो वेरिएबल कौन से 2 वेरिएबल नहीं होंगे, नहीं, इसमें हाँ उसको हाँ हाँ, डिफ़िकल्टी होती है। नहीं नहीं आएगी आएगी, वो जब टॉप के लिए लिया मेरे पास, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा या स्कॉलर का नाम नहीं लूंगा। लोगों ने नेल्सन में उनको यही समझ नहीं आती डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यस कौन सर, सा है। यस। और अभी जो मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी है कि मैं सीधा कहा कि मोटिवेशन से अचीवमेंट प्रभावित होगी, अचीवमेंट से मोटिवेशन प्रभावित नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, राइट। हाँ, कि डिपेंडेंट हु इज डिपेंडेंट अपॉन हुम, ये फैसला हमारे को रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प करता है। और यस सर, रिसर्चर डेफिनिटली। का स्टम सबसे मैंने लास्ट जो सेशन कंक्लूड किया था उसमें रिव्यू का पेपर आया था। गलत पेपर भी गलत बने हुए हैं, लोगों को रिव्यू भी गलत गाइड कर रहा है, गलत वो गाइड नहीं कर पा रहा है। तो आपको बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी। और एंड आई थिंक थ्रू दिस नेटवर्क एक्सरसाइज वी विल बी एबल टू हेल्प मेनी स्टूडेंट्स यस सर, यस and सर। I will be available anytime. I will be available to थैंक यू help सर। you out. सो काइंड ऑफ यू सर। Definitely, and it will be my pleasure to work with you. Definitely. थैंक यू सर। अच्छा सुनो एक मिनट, हमारे यस पास सर। ना एक 2-3 स्टूडेंट है स्कॉलर, उनको एसपीएस लगाना आता है, बहुत अच्छा लगाना आता है। ओके, ओके। और मेरा जो अपना पीएचडी का नेल्सन वे बैक इन 78 एसपीएस पे हुआ था जब आईबीएम की मशीन थी, फर्स्ट अच्छा, जनरेशन अच्छा। कंप्यूटर थी। हाँ, मेरे को लेकिन खुद ही लगाना था, लेकिन मैं सिस्टम पे खड़ा होकर बता दूंगा आप ये फार्मूला ये बटन दबा दो आपको आ जाएगा, यस आउटपुट आ सर। जाएगी। यस हाँ, सर। मतलब दिस मीन स्कॉलर को आज की डेट में ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है, मशीन वही कहेगी जो आपको चाहिए है। यस सर, एग्ज़ैक्टली। और आउटपुट जो आएगी, आउटपुट स्टैटिस्टिकल आउटपुट होगी, उसका मीनिंग वो स्कॉलर बनाएगा, आप नहीं बनाएंगे। वो मीनिंग भी आपने बनाने कोडिंग में कर बड़ा दी, दिक्कत होती है स्कॉलर्स को। नहीं नहीं, आपने मेल फीमेल को कोड कर दिया, 1 और 2 जी, कोड कर दिया ना जी। यस हम्म, सर। मेल को 1 कह दिया, फीमेल को 2 कह दिया, आपने पॉइंट वाइज कोडेशन लगा दिया, वहां पे नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो नेगेटिव वैल्यू को कैसे मीनिंग दोगे, नहीं आएगा वो। यस। हम लोग दे सकते हैं, अगर कोई कोड रिवर्स कर देंगे वही पॉजिटिव हो जाएगा। तो देर मैनी मैनी इंट्रिकेसी इन दिस प्रोसेस। तो मेरे स्कॉलर को स्पेस लगाना आता है लेकिन उसको इंटरप्रिटेशन करनी नहीं आती, देन आई यस, बिकम हैंडी टू दोज। फिर मैं यस, कहता इसका ये देखो क्या बन के आया, फिर मैं कोई किताब खुलवाता हूँ। तो हम जब तक पढ़ लिखने की एक्सरसाइज में नहीं आएंगे हम आगे नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल आपने सर, बहुत राइट। अच्छा सवाल दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर थैंक यू प्रदीप, सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच। हमारे एक मित्र हैं वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मकेंद्र ओके, जी, वो स्टैटिस्टिक्स ओके, डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, हेड है ओके, आजकल है कि नहीं। ओके। हमारी एसपीएस की कई प्रॉब्लम को वो सोल्यूशन देते हैं हमारे को। जी, जी सर, जी सर, जी अच्छा, सर। उनका सौजन्य पता किसकी वजह से, उनकी पत्नी की वजह से। सीपीएडी इन एजुकेशन लेक्चर है तो वो सवाल लेके जाती है, तो फिर आंसर ढूंढता है, फिर ढूंढना पड़ेगा ना, फिर आंसर मिल जाता है हमारे को। तो यस इट सर। इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस यस, ओके, गुड वन, हैप्पी। हेलो नित्या। Yes, sir. हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा सवाल आया।
ये आपका बेस्ट क्वेश्चन रहा मेरा इस सीरीज का। I needed such kind of a scholar with a soul. Very good. Yes, sir. हाँ जी। अब कोई और सवाल है? Sir, फिलहाल तो नहीं, but if they come up, I will let you know. हाँ, कोई Yes, sir. जहाँ प्रदीप जी ने बात को करी और जहाँ प्रदीप जी ने मेरे से क्वेश्चन करा ना, एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन सौम्य जी को 2 बजे 2:30 बजे दिया था, 2:30 बजे 3 बजे कि स्कॉलर अपनी प्रॉब्लम लेके आए, उसको कैसे टैकल करना है वो हम रिजॉल्व करेंगे। हम फील्ड वर्क करने के बाद स्टैटिस्टिशियन पर चले जाते हैं कि मेरे डाटा को एनालिसिस में डाल दो, ग्राफ बना दो। किसका बनाएगा, क्यों बनाएगा, काहे को बनाएगा, तो मेरे वेरिएबल है कैसे, वो बातें तो फैसले तो स्कॉलर ने खुद करने हैं ना। हाँ, तो कुछ बातें थी जी, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की एक बेसिक फाउंडेशन में फिर एक मैं अपने आप को कंक्लूड कर रहा हूँ। कोई भी बिगिनर है रिसर्च में, उसने चाहे 2 क्वेश्चन का, चाहे 3 क्वेश्चन का, या 5 क्वेश्चन का जो भी टूल लगाया है, किसी प्रकार का डेटाबेस आ गया है, वो स्कोर ऐसे आएंगे ना 3 4 5 2 3 2 5 7 10 15 20 17, और न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जिसको मैंने एक्स कहा है पहले राउंड में। तो उनका जो समेशन है वो मीन बताएगा, मीन से जो डिवीजन है वहां से हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो उसकी वेरिएबिलिटी बताएगा। वेरिएबिलिटी होनी चाहिए है, वेरिएबिलिटी इसलिए होनी चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस, पूरा मनोविज्ञान ही की सारी मेजरमेंट इंडिविजुअल डिफरेंस पे टिकी हुई है, जिसको हम कभी भी स्विच ऑफ नहीं कर सकते। तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर इंडिविजुअल डिफरेंस एक ग्रुप के समझ आ गए हैं, तो फिर हम ग्रुप डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ मीन और विद द हेल्प ऑफ बाइसेल कोलेशन और पॉइंट बाइसेल कोलेशन उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस बात को बाइंड अप करता हुआ चौथी स्लाइड पे लेके जाना चाहता हूँ आपको, इसको आप ले आइए, जो बेसिकली आज की थीम था, लेकिन उसमें जो मैंने अभी पूरा रिव्यू में डाला वो इसी को पॉइंट तक आने के लिए की जर्नी थी। और प्रदीप जी का भी धन्यवाद, उनका जो एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मैं सही बोल रहा हूँ कि फॉर द लास्ट 30 to 35 ईयर्स मैं डील कर रहा हूँ, चाहे स्टैटिस्टिशियन या कंप्यूटर एनालिसिस वाले कहीं होल्ड पे लग जाते हैं, तो मेरे जैसे 2-4 लोग कहीं घूमते फिरते हैं, तो उनको पूछते कि ये किसने क्या कर रखा है। हम बताते हैं कि एनालिसिस गलत हो गया। कैसे कैसे गलत हो गया, हमने कहा डाटा की कोडिंग बताओ कैसे कर रखा है, फिर आपने वेरिएबल को कैसे मेजर किया था बताओ, फिर क्वेश्चन पे चले जाइए, क्वेश्चन की रिलायबिलिटी वैलिडिटी भी आ गई। जो भी हमने कर थे, मेजरमेंट का सवाल था कि जो मेजरमेंट करा उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, वैलिडिटी कितनी है, टूल कैसे बन के आया हुआ है, टूल बनतर पे हम गए नहीं है, वो अपने आप में एक पूरी सेपरेट एक्सरसाइज है और बहुत सीरियस एक्टिविटी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में खास तौर पे, एशियन कंट्री में भी खास तौर पे, एशियन हमारे इंडियन कंट्री में, बाकी ज्यादा पता मैं नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल का बोल सकता हूँ, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है। अभी मेरे पास ऐसा कोई स्कॉलर नहीं मिला मेरे को जो राजस्थान या यूपी से या दिल्ली से होए, जो टूल की बात करता होए, बनाने की स्टेज के ऊपर होए। तो उनको जो टूल डेवलपमेंट करने का प्रोसीजर ही रॉन्ग पकड़ रखा है। विदाउट स्टडिंग एनी बुक, एनी फार्मूलेशन, एनी थ्योरी ऑन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, वो टूल डेवलप करके आगे चल पड़ते हैं। तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन मेजरमेंट का, उसकी जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उनको छोड़ के हम सिद्धांतों के बिना नहीं चल सकते, बिना पढ़े नहीं चल सकते। काइंडली रिमेम्बर दिस थिंग माय स्कॉलर्स, एज ए सीरियस इशू है मेजरमेंट का। अब साइकोलॉजी वाले लोगों, आप लोग साइकोलॉजी के नेस्थेसी की बुक देखिए, आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बुक है, उसकी कंप्लीट बुक है, और मेरे पास अभी सामने मेरे पास पड़ी हुई है, तो बुक ही मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन की है, उसने ना साइकोलॉजी का है ना एजुकेशन का है।
मैं तो एजुकेशन मैं गैरेट का बुक आपको बार-बार कहता हूँ, गैरेट ने 2.5 चैप्टर हैं जो मेजरमेंट इवैल्यूएशन को डील करे हुए हैं। फिर सोशल रिसर्च मेथड है न्यूमैन का, उसके 3 चैप्टरों में मेथोडोलॉजी और टूल मेजरमेंट की बातें नज़र आती हैं। क्वेश्चनर का अलग से है, इंटरव्यू का अलग से है, हमारे साइकोलॉजिकल टेस्टों का अलग से है। तो इसलिए स्कॉलर को पढ़ना तो पड़ेगा। अ ये मेरा एक निवेदन भी है सभी से, कि काइंडली गो थ्रू द बुक्स, कंटेंट अवेलेबल है। तो बिना पढ़े हम रिसर्च में मैनेजमेंट नहीं कर रहे, हम मैनेजर नहीं है, हम रीडर हैं, स्कॉलर। स्कॉलरशिप और मैनेजर में फर्क है। हम स्कॉलर बनना चाहेंगे, मैनेजर नहीं बनना चाहेंगे। हाँ, तो मैंने अपनी रिसर्च प्रपोजल का जो मेरे को दिया था थीम टीम ने, it is meant for any kind of research problem from diploma level to graduation level to the post graduation level to the doctoral level, even to the postdoctoral level, and then to any big project, वो मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं, लाखों के करोड़ों के। तो हम टॉपिक को डिफाइन नहीं करते, मैंने डिफाइन का कभी वर्ड यूज नहीं करता। काइंडली आप भी इस बात को होल्ड पे लगा दीजिए, अगर आप पहले टॉपिक पे मत जाइए शुरू में, पहली बात। और मैंने नंबरिंग नहीं कर रखी है, पहले एरिया ऑफ रिसर्च है, देन टाइप ऑफ रिसर्च है, मैं नंबरिंग कर रखी, नंबरिंग मैंने आगे करके दी है, यूरेट में है। तो जो हम साइकोलॉजी में ही अगर बिल्कुल सीमित करेंगे अपने आप को, तो मैंने 4-5 एरिया मोटे रूप में डिफाइन कर रखे हैं कि जिनमें रिसर्च कैरी आउट किया जा सकता है। सोशल रिसर्च साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, कम्युनिटी हेल्थ का है, एजुकेशन साइकोलॉजी का है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का है, एंड आगे आपकी लिस्ट टू एनी नंबर ऑफ डोमेन्स है। पर्सनालिटी को के लोग कई पर्सनालिटी कहते हैं, लेकिन ये कोई वाटर टाइप क्लासिफिकेशन नहीं है, ये थीमेटिक है। अगर सोशल में देखोगे, सोशल क्लिनिकल आएगा या कि नहीं आएगा, कम्युनिटी और सोशल मिलते जुलते हैं। जब कम्युनिटी हेल्थ में जाओ तो उसमें क्लिनिकल केसेस तो आएंगे आएंगे, तभी तो कम्युनिटी हेल्थ में जाएगा ना। तो एजुकेशन का थोड़ा वो प्रिवेंटिव में चला जाता है, डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट है। इंडस्ट्री का डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में यू आर हैंडलिंग विद द वर्कर्स, यू आर डीलिंग विद मैनेजर्स। वर्क मैनेजर प्रोडक्शन सिस्टम के हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री है जिसके अंदर कोई खाद बन रही है, उसके अंदर कोई इक्विपमेंट बन रहे हैं, वहां पे डिफरेंट काइंड का मैन पावर इन्वॉल्व है। तो एक सर्विस सेक्टर बैंकिंग है, बैंकिंग में आपको पता ही है किस तरीके के छोटे से लेकर बड़े तक एम्प्लॉय एक तरीके का काम करते हैं, लेवल का डिफरेंट है। हाँ, तो उस तरीके से ये एजुकेशन में हमारे पास डिफरेंट काइंड का कल्चर है जो हम लोग डील करते हैं। स्कूल एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का, प्रोफेशनल एजुकेशन का। हमारे लिए एजुकेशन साइकोलॉजी में लर्नर इम्पोर्टेंट है, तो स्कूल स्टूडेंट आ गया है, कॉलेज स्टूडेंट आ गया है। टीचर है तो स्कूल टीचर है, कॉलेज टीचर है। तो उनका क्या देखना है, वो सवाल फिर हमारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमारे को हेल्प करता है, और कोई चीज नहीं। जो 1 नंबर पे मैंने लिखा है, रिव्यू एंड ओवरव्यू। जब मैंने एरिया को ले लिया है तो मेरे को रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जाना पड़ेगा, और विदाउट रिव्यू हम प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। पिछले राउंड में मैंने रिव्यू के ऊपर थोड़ा सी फोकस करा था, इसमें और भी फोकस करूंगा जब कभी आगे हमारा इंटरेक्शन सेशन आएगा, पॉसिबिलिटी जब होगी। विदाउट रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम रिसर्च में प्रोसीड ही नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपका एरिया ऑफ रिसर्च होगा, तो उसके अंदर आप जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते करेंगे, उसका ओवरव्यू बन के आएगा, रेफरेंसिंग साथ में होती जाएगी। तो वहां से हम अपने रिसर्च के प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे, और वो स्टेटमेंट नहीं होएगी, बेसिकली वो स्टेटमेंट नहीं होएगी। वो क्या होएगा हमारे पास, व्हाट आई विल से, मैंने वो उस बात को क्लब कर दिया, 2 और 3 थे वो, रिसर्च क्वेश्चन एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव, 2 और 3 उसमें मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। और एक 2 नंबर नीचे भी दिख रहा है, आउटकम में दिख रहा है, वो भी नजर आता है।
कि हम हमारी रिसर्च से निकलेगा क्या। जब रिसर्च क्वेश्चन है तो उसके साथ ही क्वेश्चन है तो निकलेगा क्या। तो अभी एग्जाम्पल ही मैं दूंगा, अभी आ जाएंगे उसके ऊपर भी। रिसर्च क्वेश्चन के साथ ही रिसर्च ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन तो वेगली डिफाइन होता है, फिलोसफिकल है, और रिसर्च ऑब्जेक्ट में हमारी थोड़ी लैंग्वेज एम्बिग्यूटी कम हो जाती है। और जब हाइपोथेसिस में पहुंचते हैं तो हम प्योरली एंड प्योरली स्टैटिस्टिकल भाषा में चले जाते हैं, जहां पे हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अब जो शब्दों का प्रयोग मैंने रिसर्च क्वेश्चन में किया है, कैन यू रिमेम्बर दिस थिंग, जिन शब्दों का प्रयोग मैंने रिसर्च क्वेश्चन में किया है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव में किया है, हाइपोथेसिस में किया है, इन तीनों शब्दों के सम्मेल से विद द हेल्प ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूँ वहां से मेरा रिसर्च प्रॉब्लम का टाइटल बन के आएगा। इस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। रिसर्च क्वेश्चन में जो शब्द होंगे, रिसर्च ऑब्जेक्ट में जो शब्द होंगे मिलते जुलते होंगे, और हाइपोथेसिस, वो तीनों के अंदर जो शब्दों का प्रयोग होगा, कुछ वेरिएबल के होंगे, कुछ पॉपुलेशन से रिलेटेड होंगे, वहां से मैं रिव्यूज और ओवरव्यू की हेल्प कर लेता हुआ एरिया ऑफ रिसर्च, जिस एरिया में मैंने काम सेलेक्ट किया है, वहां से मैं अपनी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट बनाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, वहां से निकल के आएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में क्या हो गया है कि गाइड को कहते हैं कि टॉपिक बना दो, कई बार डिपार्टमेंट कहते हैं इसी पे काम करेगा। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। आई वांट टू से विद ड्यू अपॉलॉजी टू ऑल माय टीचर्स एंड colleagues एंड यंग फ्रेंड्स हु आर डूइंग योर रिसर्च, पहले टॉपिक मिल जाए फिर मैं काम कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। पहले आपको रिव्यू करना होगा, रिव्यू करके आपको सर्च क्वेश्चन पे आना पड़ेगा कि मैं किन किन सवालों के आंसर ढूंढ रहा हूँ। वहां से आप अपने आप को स्पष्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव को कैसे आप टेस्टिंग में लेके जाओगे, आपको हाइपोथेसिस में जाना पड़ेगा, आपके शब्दों का प्रयोग होएगा, और वही शब्दों को आप फिर 4 नंबर में ऑपरेशनल डेफिनेशन में डिफाइन करोगे। इंटेलिजेंस है, अभी शोम से मेरी बात हुई स्पिरिचुअल, वो उसने वाली जो क्या स्पिरिचुअल का, मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी पे काम करना है कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे काम करना है। रिव्यू में दोनों शब्द चलेंगे, स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी पे काम करना तो बिल्कुल अलग से बात से होएगी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे काम करना बिल्कुल डिफरेंट बात होएगी। आपने कह दिया सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स कौन से वाले, 9वीं के होंगे, 10वीं के होंगे, +1 के होंगे, +2 के होंगे, कुछ कंट्री में 4 ईयर एजुकेशन आती है। एलिमेंट्री, अब एलिमेंट्री वर्ड शायद टूट गया, थोड़ा सा तोड़ दिया, उसको हमने बाइफिकेशन में ले गए हैं, लेकिन छठी 7th 8th अभी ये मिडिल क्लास है हमारी, मिडिल स्कूल भी है। मिडिल स्कूल लेंगे तो आप कौन से बच्चे लेंगे, 6वीं के, 7वीं के या 8वीं के, क्वेश्चन है ये। कौन स्टूडेंट है, कौन सा लेना, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। मास्टर के लेने कौन से लेने हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के। ईयर नहीं है तो सेमेस्टर चलेगा, फर्स्ट के या थर्ड के, फर्स्ट और थर्ड के इकट्ठे रख सकते हैं। सैम्पलिंग की प्रॉब्लम है, इश्यू ऑफ सैम्पलिंग है, पॉपुलेशन मस्ट बी होमोजीनियस। आपने अगर कॉलेज स्टूडेंट लेना है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लेना चाहोगे, तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का ने अभी स्कूल छोड़ा है और कॉलेज के एटमॉस्फेयर में एंटर किया है, खुली हवा में आए हैं, स्कूल के बंद वातावरण से खुली हवा में आए हैं। और अगर थर्ड ईयर का है तो वो कॉलेज से पास आउट करके अब नई हवा में जाना चाहेगा, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी सिस्टम में। और दूसरे साल वाला कहाँ पे है, उसको आया भी 1 साल हुआ है, 1 साल उसने और रुकना है उसके बाद। तो तीनों की नेचर ही डिफरेंट है, पॉपुलेशन का जो थिंकिंग है, स्टाइल है, लाइफ है, वो डिफरेंट है। कि तीनों से आप एक साथ डाटा नहीं ले सकते, हाँ ले सकते हैं। वो आपकी स्टडी कौन सी कहलाएंगी, क्रॉस सेक्शनल कहलाएंगी, डेवलपमेंटल स्टडी में फर्स्ट ईयर के ले लो, सेकंड के ले, थर्ड ले लो, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में जाएंगे। या 3 साल आराम से बैठो,
फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट को स्टडी करो, उन्हीं से फिर सेकंड ईयर में चले जाएंगे तब स्टडी करो, थर्ड ईयर में जाओ तब स्टडी करो, 3 साल के लिए डाटा उन्हीं से लेके आओ, ये आपका लॉन्जिट्यूडनल डाटा में चला गया। तो इसलिए ऑपरेशनल डेफिनेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या मेजरमेंट करना चाहते हो, जो प्रदीप जी बात कर रहे थे कि उनका क्वेश्चनर है वो किस बात को मेजर कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी कर रहा है कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कर रहा है। मैंने अभी उनसे बात करी थी, आप लोगों मनोविज्ञान के लोग जो इतने विद्यार्थी बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, इमोशनल मैच्योरिटी एक तरफ है, सुपर टाइट्स का गाइडेंस काउंसलिंग में उसका स्केल है, उसको अभी तक लोगों ने मॉडिफाई नहीं कर पाए हैं। सुपर क्राइट्स को, क्राइट्स का स्केल है CR से, क्राइट्स का मतलब CRITES, सुपर, SUPER, सुपर करियर मैच्योरिटी का स्केल है उसका, सुपर क्राइट्स का। तो कैरियर मैच्योरिटी में इमोशनल मैच्योरिटी भी है, सोशल भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, फिजिकल भी है, साथ में उसमें डिसीजन मेकिंग भी है, एटीट्यूड भी है। तो उस स्केल में से क्या पार्ट आप लेके आओगे, क्या छोड़ोगे? उधर इमोशनल मैच्योरिटी है, इमोशनल मैच्योरिटी इसमें झलकती है। अभी एक मैं कोई किसी अपने स्कॉलर का टूल देख रहा, मेरे को दिखाने आ गए, मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ इमीडिएटली करते करते। हाँ, एडजस्टमेंट थी, साथ में इमोशनल इंटेलिजेंस थी। कहते एडजस्टमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ एडजस्टमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस में तो कोई बातें एक जैसी हैं, नहीं कहते डिफरेंट है। कहता उसका टूल डिफरेंट था, उसका टूल डिफरेंट, वहां लेके दिखा, मैंने उठाया टूल तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस की स्केल है उसमें अराउंड 1/3 क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाले थे। उसने एक डोमेन ही मार्क कर रखा था, एडजस्टमेंट का डोमेन। मैंने कहा जब आपका टूल दोनों टूल में ओवरलैपिंग है तो आप एडजस्टमेंट से कैसे रिश्ता देखोगे? Then I advised that scholar to kindly exclude this part of adjustment from this tool of definition of emotional intelligence. जब उसके अंदर पढ़ा है वो भी उधर भी वही मेजर हो रहा है, इधर भी वही मेजर हो रहा है, तो रिलेशनशिप तो आएगा ही, आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सिग्निफिकेंट है, वो फिर कहीं कंट्रीब्यूट भी करता है, तो वो तो गलत हो गई। जब वो बात ही वही कर रहा है तो वो तो सेम होएगा ही। तो वी आर टू बी कॉशियस ऑन मैनी अकाउंट्स। वो तो कब पता लगे जब हमारी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, and we will be able to analyze any kind of contradictory part of the review of literature or the description of any instrument that way. तो ऑपरेशनल डेफिनेशन का होना है, डेफिनेशन तो सैकड़े होगी, लेकिन ऑपरेशनल डेफिनेशन तो हम एक लेके आएंगे जिससे हमारा टूल डेवलप होके आया है या हमारा टूल डेवलप होके आएगा, और जो हम मीनिंग लेके एक्सप्लेन करेंगे इंटरप्रिटेशन में वो उस मीनिंग से होएगा, और जो बातें उस वेरिएबल से जुड़ी हुई और होगी वो जिसको हमने स्टडी नहीं किया गया है वो डिलिमिटेशन में जाएगा और कुछ लिमिटेशन में जाएगा। मैंने होल नहीं देखा है, मैंने एक पार्ट ही देखा है। तो बी आर टू कॉशियस। लोग कहते हैं मैं तो एब्सोल्युटली हम कुछ नहीं देख पाते, कोई नहीं देख पाया अभी तक, हाँ देख पाएगा। हमारी स्टडी एक चलते हुए प्रोसेस के बीच में एक तिनके की तरह चलती है बहाव में, और उसके बाद वो कुछ नई दिशाएं दी जाती है, अगर देती होगी, नहीं तो पहले किए कामों को वो वेरीफाई कर देती है, तो हम आगे चल पड़ते हैं। तो इसलिए सर्च क्वेश्चन में शब्दों का प्रयोग, वेरिएबल्स प्लस पॉपुलेशन, फिर सर्च ऑब्जेक्ट में भी वेरिएबल्स प्लस पॉपुलेशन, फिर हाइपोथेसिस में वेरिएबल तो बोलेगा ही, पॉपुलेशन के ग्रुप बोलेंगे। जब हम बोल दिया जेंडर, जेंडर में इसका मतलब हाइपोथेसिस में आप कौन से वेरिएबल आएंगे, मेल एंड फीमेल। आपने लोकेलिटी बोल दिया, रूरल एंड अर्बन। आपने इंटेलिजेंस बोल दिया तो हाई इंटेलिजेंट एंड लो इंटेलिजेंट। तो हाइपोथेसिस में जो वेरिएबल पर बोल रहे हैं, हाइपोथेसिस में उनके लेवल्स बोले जाएंगे फॉर द कंपैरिजन पर्पस। पिछली एग्जांपल जो आपको दी थी, यू रिमेंबर लास्ट हमारा सेशन जब हुआ था तो 22 वाला, उसमें उसने एक ही लाइन में कितने ऑब्जेक्टिव के साथ इकट्ठे कर दिए थे, तो उसका ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस में क्लैरिटी नहीं थी। आपका क्वेश्चन का स्टेटमेंट्स डिफरेंट होंगी,
शब्द सेम होंगे लेकिन मीनिंग डिफरेंट कन्वे करते होंगे। रिसर्च ऑब्जेक्ट में वही शब्द होंगे, मीनिंग अलग कन्वे करते होंगे और हाइपोथेसिस में अलग से होंगे। तो वी आर टू वेरी क्लियर ऑन दिस अकाउंट कि किस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को ठीक से पुट अप करना है, पर उनको ऑब्जेक्ट में कैसे बोलना है, लास्टली उनको किस तरीके से हाइपोथेसिस में लेके आना है। और टेस्टिंग क्योंकि मेडिकल स्टडी है तो टेस्टिंग और हाइपोथेसिस का होना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन साथ में डिलिमिटेशन होता गया है कि हमने 5 नंबर को साथ में कवर कर लिया है। साथ में लिमिटेशन आनी शुरू हो जाती है 6 नंबर में। जो हमने टूल लिए हैं, जो क्वेश्चन लिए हैं, तो वो जो नहीं ले पा रहे हैं वो लिमिटेशन के हिस्सा बढ़ती जाती है। मैंने मेथोडोलॉजी को और एनालिटिकल टेक्निक को अलग से बॉक्स बनाया है। अगर आप देखो तो वंस आई डिसाइड अबाउट माय रिसर्च क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, मेरी मेथोडोलॉजी क्या है, सैंपल क्या होगा। तो सैंपलिंग एरर का जो भी हम बात कर रहे थे, उस सैंपल को देखते हुए, एडिक्वेसी सैंपल उसको देखते हुए, सैंपल साइज पे पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, उसकी बात प्रपोजल में हम रखेंगे। और जो दूसरा पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमारा सारा तीसरे का दारोमदार टिका हुआ है कि टूल जॉब मेजरमेंट। हमने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को मेजर करना है तो उसका टूल है, स्पिरिचुअलिटी को करना है उसका टूल है, इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसका टूल है, एडजस्टमेंट का अपना टूल है, इमोशनल मैच्योरिटी उधर, इमोशनल एडजस्टमेंट उधर, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल वर्ड के साथ 3 टूल जो पैरेलल चल रहे हैं हमारे पास। इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल एडजस्टमेंट। मैच्योरिटी वर्ड उसके साथ है, एडजस्टमेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। गोल्डमैन का कॉन्सेप्ट है, कहां तक आगे चला हुआ है, पर तीनों डिफरेंट है और बहुत लोगों के लिए तीनों एक जैसी बातें हैं। हाँ, मैं भी कहूंगा कि मैं सड़क पे चलता हूँ, ऐसे ही घूम रहा हूँ, तो तीनों मेरे लिए एक ही मीनिंग रखते होंगे, बट एज a researcher no, emotional maturity has a specific meaning, emotional adjustment is a specific meaning। एडजस्टमेंट अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी के डोमेन में, और इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट बन के आ गया है पॉजिटिव साइकोलॉजी में। लाइफ स्किल में मेजर इशू है। तो उस वीडियो संदर्भ जहां से मैंने पहले दिन बात की थी, कॉन्टेक्चुअलिटी। सो वी आर टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट एस्पेक्ट ऑफ कॉन्टेक्चुअलिटी। जो वेरिएबल को मैंने डिफाइन ठीक से किया है ऑपरेशन डेफिनेशन में, फिर मैंने टूल जो सेलेक्ट किया है, क्या वो वही बातों को मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक ही वेरिएबल के ऊपर 4 या 5 टूल मेरे अवेलेबल हैं। तो जो टूल हमने सेलेक्ट करा है वो टूल कितना अप्रोप्रिएट है, उसका जजमेंटल वैल्यू आपके पास होना चाहिए है। टूल के क्रेडिट्स को पढ़ेंगे, कौन से क्रेडिट्स हैं, उसकी टूल की आइटम स्ट्रक्चर कैसा है, रिस्पॉन्डिंग कैसा है, कितने लोगों ने यूज कर रखा है, उसकी रिलायबिलिटी उसने कैसे निकाल रखी है, वैलिडिटी के बारे में कैसे लेकर रखा है। तो उसका टेक्निकल डिटेल को जानते हुए तब हम अपने उस टूल को सिलेक्ट करते हैं फॉर दी पर्पज ऑफ यूज इन अवर रिसर्च। तो टूल का मेजरमेंट को ओके करने के लिए आपके पास एक कंप्लीट एक्सरसाइज होती है। आप बनारस में बैठे हैं जो ज्यादा लोग, आगरा वाले हैं, मेरठ वाले हैं, लखनऊ से हैं, यहाँ पे हमारे टूल डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए काफी तरीके के अदारे हैं, एंटरप्राइज हैं। तो टूल कोई भी हो, मेरी पसंद का नहीं, पसंद का मतलब नहीं है मेरा टूल का, टूल की अप्रोप्रिएटनेस, उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, आइटम स्ट्रक्चर, और जिस पॉपुलेशन पे मैं लगाना चाहता हूँ कि उस पॉपुलेशन में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है।
बना हुआ है, तो जिस पॉपुलेशन के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, क्या उन लोगों के लिए वो आइटम या उनका जो कंस्ट्रक्ट है या स्टेटमेंट्स है वो एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए हम अपने टूल्स की सिलेक्शन करते हैं। फिर टूल से स्कोर जो बन के आया है कैसा है। मेरा अब एक सवाल था जो मैं अक्सर आप लोगों से चाह रहा था, वो अभी किसी स्कॉलर से मेरे को मिला नहीं। कुछ वेरिएबल हैं जिनको हम कहते हैं व्यक्तिगत वेरिएबल हैं। व्यक्तिगत कौन से हैं? जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, कोई एंजाइटी पे काम कर रहा है, एंगर पे काम कर रहा है। एंजाइटी पे और एंगर पे जो स्पिलबर्गर का कॉन्सेप्ट स्टैक्सी का बड़ा मॉडल है उसका, स्पिलबर्गर जी का, उसको लोगों ने कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत लोगों ने काम करा है उसके ऊपर। कोपिंग के ऊपर है, स्ट्रेस के ऊपर है। अहमदाबाद का ग्रुप है, अहमदाबाद के लोग हैं उसमें, जो जिन्होंने हमारे को हिंदुस्तान में जो टूल ऑफ रिसर्चों के ऊपर जो 4 का मेरे को पता है जो उन्होंने अवेलेबल कराए हैं। हैंडबुक ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, IIM अहमदाबाद से सौजन्य से हमारे को अवेलेबल है। पेस्टोंजी जी हैं जिनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, TM पेस्टोंजी। उनसे पहले भी प्रेडिसेसर की तरह का काम रहा है, उसके बाद भी रहा है। एक राव जी हैं, तो उन्होंने जितने टूल उनके पास अवेलेबल हुए किसी रूप से, उन्हें कलेक्ट करे, कॉन्टेक्ट में आए, तो उनको उन्होंने बुक फॉर्म में दिया हुआ है। टूल का टेक्निकल डिटेल, लायबिलिटी, वैलिडिटी, स्कोरिंग का प्रोसीजर, उनका अपेंडिक्स में उनकी आइटम बड़ा टूल दे रखा है। तो यूजर चाहिए तो उसको यूज कर सकता है। तो वो सैकड़ों में है, उसमें दे रखे हैं। IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर लोग हैं, कर रखे हैं उन्होंने काम। तो आगरा के ये, आप बनारस में भी होगा, मेरे को नहीं पक्का पता, लेकिन आगरा वालों का, मेरठ वालों का, लखनऊ वालों का मेरे को पता है। दिल्ली में है, साइको सेंटर है दिल्ली में, हाउस खास में कहीं पे उनका है, दरियागंज में भी है। तो ऐसे हैं जो डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पब्लिशर हैं, तो वो अपना काम करते हैं, उनकी जॉब है। लेकिन उनमें से कौन सा टूल लेना है मैंने, ये फैसला मेरा होगा, उनका नहीं होगा। मेरा फैसला भी मेरा अपना नहीं होगा, वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर बताएगा कि किस टूल का ज्यादा प्रयोग किया गया, कौन सा बेहतर टूल है। अगर मेरे कंफ्यूजन होगा तो मैं टूल का ट्राई आउट करूंगा, या उस टूल को अडेप्ट कर लूंगा, या उसको जिस पॉपुलेशन पे मैंने लगाना है उसके ऊपर उसका मैं कोई एक फील्ड टेस्टिंग करके, प्री ट्राई आउट करके फाइनल करूंगा, ताकि उसकी एप्लीकेबिलिटी और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में कुछ समझ आ जाए। तो ये एक बात है। तो टूल का सिलेक्शन, स्कोरिंग। फिर जो ये प्रदीप जी का जो क्वेश्चन आ रहा था कि मैंने जो वेरिएबल्स हैं, मेरे वेरिएबल्स को मैंने किस रूप में रखा है, जहाँ पे कॉलेज में मैंने छोड़ दिया था कि इतनी टेक्निक्स पढ़ी है। पहले तो रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल है तो आ गया, 3 है तो 3 कोलेशन आ गए, 4 है तो 6 आएंगे, 5 है तो 15 आएंगे। पर मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा ना। जब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन से हैं, इस सवाल जवाब में जाएंगे तो हमारे को वहां पे क्वेश्चन उठ के आता है, तो मैं नेक्स्ट कौन सा करूंगा। तो जब मैं शुरू से ही काम कर रहा हूँ अपना, तो जब मैं अपने सर्च क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव को लेकर ना, वहाँ मेजरमेंट कैसे होगी, मैं किस तरीके से रिलेशनशिप देखना चाहता हूँ, तो मेरा एनालिसिस का पार्ट भी वहीं से सेटल हो जाना शुरू हो जाता है। और उससे मेरा जो प्रदीप जी के पास जाना है, मैंने एनालिसिस के लिए किसी भी स्टैटिस्टिशियन को मैंने अप्रोच करना है, तो आई मस्ट बी कैटेगोरिकली ओके विद माई सेल्फ कि जो स्कोर है मेरे के स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के स्कोर है वो ऐसे चल रहे हैं, इसके क्रिएटिविटी के ये चल रहे हैं, मोटिवेशन के ये स्कोर्स हैं, ये जेंडर को मैंने लेना है 1 to 1 2 की क्लासिफिकेशन है उसकी, रूरल को लेना 1 to 1 2 की है, मैंने टाइप ऑफ स्कूल भी रखना है। तो जितने वेरिएबल को आपने कोडिंग करनी है वो रिसर्चर की जॉब है, स्टैटिस्टिशियन की जॉब नहीं है।
तो रिसर्च को खुद उसकी अपनी एक डाटा शीट को ओके करना पड़ेगा, मास्टर शीट को ओके करना पड़ेगा। कौन से स्कोर वो उसके उसको लेके जाने हैं, जो स्टैटिस्टिक्स में उसको आउटपुट में लेके आने हैं। तो ये फैसले स्ट्रक्चर के हैं। ये कब होंगे? जब वो अपने ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस ओके कर रहा होगा, उसी बात क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपका टूल भी ओके हो गया है। चाहे आप खुद बनाया है टूल, चाहे आपने ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज टूल को यूज करने की कोशिश करनी है करना है, तो उसमें भी डिटेल में लिखा होगा। नहीं लिखा होगा तो आपको उसकी डिटेल और ढूंढनी पड़ेगी। तो ये सवाल आपका जो टूल का हो गया, मैंने इनको ऑर्डर में नहीं डाला है, तो ऑटोमेटिक जब मैं इनकी ऑर्डरिंग देख रहा हूँ, उनका वो देख रहा हूँ, तो मेरा 8वां क्वेश्चन ऑटोमेटिकली निकल के आ रहा है। Excuse me, sir, you're not audible right now. हेलो। Yes, sir, आ रही है आपकी आवाज अभी। अरे हाँ, Yes. स्विच ऑफ हो गया था। हाँ, सॉरी। तो मैं बात कर रहा, जब हम टूल को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, टूल कहीं से बन के आया हुआ है, एनी फ्रॉम एनी पब्लिशर और एनी एजेंसी, कहीं कई बार कई टूल हमारे को सर्च पेपर में अवेलेबल होते हैं, जिनकी डिटेल थोड़ी थोड़ी अवेलेबल होती है, बाकी डिटेल मिलनी शुरू हो जाती है, अगेन विद द हेल्प ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो टूल को किस तरीके से बनाया गया है, उसको कैसे इम्प्लीकेशन मेरे सैंपल के ऊपर किसी के लागू होएगा, जब इन बातों का मैं रिजॉल्व कर रहा होता हूँ, तो मैं एथिकल इश्यू को साथ में देख रहा होता हूँ। एथिकल इश्यू रिसर्च में पहले नुक्ते से ही जुड़े हुए हैं, इनको लोगों ने सेपरेट करने की कोशिश करी, जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड के एथिक्स होती है,
तो ब्लाइंड नहीं हो सकते रिसर्च के अंदर, वो सही है, लेकिन एथिक्स हमारी उससे चली हुई है विदाउट एनी इशू के सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम के डुप्लीकेसी तो नहीं है कहीं पे जो मैं काम कर रहा हूँ कोई वो अवेलेबल है, लेकिन मेरा काम दूसरों से डिफरेंट कैसा है वो मेरे को खुद पता होना चाहिए। एंड हाउ आई हैव अराइव्ड एट द सिलेक्शन ऑफ दैट प्रॉब्लम, अगर मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर मेरे को ओवरव्यू करने के बाद, ओवरव्यू के बाद इस शब्द मैंने यूज नहीं किया है, रिसर्च गैप है। कई यूनिवर्सिटी ये कहती है हाँ बताइए रिसर्च गैप क्या है, तो रिसर्च गैप को लोकेट करते हुए मैं सिलेक्शन करता हूँ प्रॉब्लम की, जिसको मैं इंटाइटल करता हूँ। तो अगर हम टॉपिक लेके शुरू करेंगे तो तीनों जगह मुश्किल होएगी, लेकिन अगर मैं रिव्यू करते हुए वहां तक पहुंचूंगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी समझाने में। और मैं पहले दिन भी कहा था, बीच में भी कहता रहूं, अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस सेशन में कि अगर एक स्कॉलर 2 या 3 अच्छे रिसर्च पेपर या 1-2 थीसिस अच्छे पढ़ ले और वो कैसे क्या क्या कर रखा है वो नोट्स बना ले, तो उसका अपना पीएचडी का काम या मास्टर डिग्री का आधा काम पूरा हो जाएगा। और वो स्पष्ट शब्दों में जाकर अपने स्टैटिस्टिशियन को, अगर उसने खुद डाटा को हैंडल नहीं करना है, वो बता पाएगा कि मेरे पास ये डाटा है, मेरे पास ये वेरिएबल है, इसको आपने जून लेके आना है, इसका जून लेके आना है, इसका ये लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा, मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास जो आपसे प्रॉब्लम शेयर करी थी, क्रिएटिव थिंकिंग इन रिलेशन टू एकेडमिक अचीवमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो तीनों वेरिएबल मेरे कंटिन्यूस हैं, तो स्कोर में है, फॉर्म है। मैं कहूँगा मेरे को तीनों की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहेंगे मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, वो मेरे को बताना पड़ेगा। फिर वो पूछेंगे मेरे को कि आपका इंटरवल साइज कितना चाहिए, वो मेरे को पता होना चाहिए है। दिस मीन्स आई मस्ट नो द प्रिंसिपल जो ग्रुपिंग ऑफ डेटा हमने बिल्कुल डील नहीं किया है। अभी शायद ज्वाइन कर ली, डॉक्टर भारती होंगी बैठी हुई, इनसे मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया है कि ग्रुपिंग डाटा कैसे करना है, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपको स्टैटिस्टिशियन बताएगा, वो आपको खुद रिसर्चर का फैसला है। आप उसको स्टैटिस्टिशियन उस हिसाब से आपको ग्रुपिंग करके दे देगा, कोडिंग करेगा, ही विल क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। स्कोर इस सीरीज में इसके स्कोर को आप नंबर 1 कहना है, इसको 2 कहना है, इसको 3 कहना है। 1 का मतलब 10 से 19 है, 2 का मतलब 20 से 29 है। वो डिफाइनिंग आपने कर रखनी है, कोडिंग आपकी होगी, स्टैटिस्टिशियन आपको सिर्फ डाटा का एनालिसिस करके देगा। जब आउटपुट आ गई तो आपको वो डीकोड करके अपने थीसिस के लिए लाना पड़ेगा। जेंडर है 1 to 1 2 होएगा, 1 मेल 2 फीमेल या 2 1 फीमेल 2 मेल। तो ये आपको पता है कि जो गिनती आएगी वो पाई चार्ट बन के आ गया। पाई चार्ट में आपके पास मतलब 360 ही बोलता, 360 में 200 मेल है और 160 फीमेल है। तो इसका मतलब पाई में मेल की संख्या ज्यादा दिखेगी, हो गया, परसेंटेज दिखेगी। लेकिन जब आप कोडिंग में लेके आओगे उधर एनालिसिस में, तो 1 2 में कोडिंग आएगा, 1 में वो 200 अपॉन 360 का से देगा प्रोपोर्शन भी, और परसेंटेज ही उसकी 16 से देगा। फिर आपने कोड को रिवर्स कर दिया, 0 1 कर दिया, तब वो 0 1 में डाटा तो वही रहेगा, लेकिन 0 किसको दिखाना है, 1 किसको कहा है, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको स्टैटिस्टिशियन या हमारे प्रदीप जी या मैं या कोई और नहीं बताएगा, वो आपके फैसले खुद होंगे। तो डाटा कलेक्शन के समय नहीं, जब आप अपना स्टडी का डिजाइन बना रहे हैं, उसी बात आपकी कोडिंग शीट भी तैयार हो जाएगी इफ यू आर टू गो टू द कंप्यूटर एनालिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा। तो हम क्रिएटिविटी, अचीवमेंट और एससीएस के फंड का कोलेशन चाहिए, तो उसको पता है, प्रदीप जी को पता है कि प्रोडक्ट मोड कोलेशन निकालना है, लगा देगा। फिर हमने कहा मेरे को पार्शियल कोलेशन चाहिए, वो पूछे किस किसके बीच में, मैं बता दूंगा क्रिएटिविटी का और अचीवमेंट का चाहिए, कंट्रोल एससीएस। तो ये शब्द जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये प्रदीप जी नहीं बताएंगे, ये हम लोग बताएंगे, रिसर्चर बताएगा। मैं कहूँ मल्टीपल कोलेशन चाहिए, फिर वो कहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, मैं कहूँगा क्रिएटिविटी है। इंडिपेंडेंट कौन से हैं, इंडिपेंडेंट में ये दोनों है, अचीवमेंट भी है, एकेडमिक अचीवमेंट और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। तो टाइम एंड अगेन जो स्टैटिस्टिकल आउटपुट ऑफ डाटा है, तो उसका जो सारा मसला है, उसका
जो दारोमदार है आपके रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो रिसर्चर को खुद क्लियर होएगा तभी वो स्टैटिस्टिशियन से ठीक से आउटपुट लेके आ पाएगा। हो सकता है स्टैटिस्टिशियन कहीं गलती कर दे, जो आप कहना चाह रहे हैं वो कन्वे ना हुआ हो, तो वो गलती स्टैटिस्टिशियन की नहीं होगी, वो गलती आपकी अपनी होगी, क्योंकि जो डेटा को मीनिंग आप दे रहे हो, रिसर्च क्वेश्चन आपके हैं। प्रदीप जी के पास तो 6 लोग आएंगे एट वन टाइम। एक को एम्पिरिकल स्टडी का आएगा, कोई उसका आ जाएगा जो डेटा बेस लेके आ जाएगा, जो डिस्क्रीट डेटा होएगा, एक कंटिन्यूस डेटा है, एक में वेरिएबल के और नाम है और दूसरे में और नाम है। तो उनको तो नामों से कोई मतलब नहीं, उनका मतलब डेटा की नेचर क्या है, वो चाहते क्या है। तो माय डियर स्कॉलर्स, आप लोगों को मेरा निवेदन है कि जब आप प्रपोजल बनाने का, प्रपोजल चाहे आपका पीएचडी के लिए, चाहे एमए के लिए, या आपका किसी डिप्लोमा के लिए, जब फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट जो टीचर भी बनाते हैं, जो मैंने लास्ट में टाइम फ्रेम, कितने समय में आपका क्या क्या काम होएगा, उस समय सीमा को हमने ध्यान में रखना। बजट अगर हमने फाइनेंशियल आउटले पे जाना है, एनी अदर में आ गया है कि अगर हमने प्रोजेक्ट एक्टिविटी में जाना है तो उसमें कौन सा काम कौन करेगा, किसकी कौन सी असाइनमेंट्स होंगी, तो उस तरीके से वो हम आउटले में लेके आते हैं। सारा ही ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। तो विद दीज वर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। अब आपके लिए अंत्य क्वेश्चन आंसर भी है। किसी का कोई स्पेसिफिक सवाल होगा वो भी हम कोशिश करेंगे कि अभी ये आंसर दे पाए। rather we will continue. Over to you, Natya. Yes, sir. So, participants, if you have any questions, you may raise your hand. I'll unmute you and you can directly ask, sir. So, no questions as of now. Okay. Yes, sir. हाँ, मैं ही एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ 2 मिनट में। Yes, yes. मान लो एक स्कॉलर का यही प्रॉब्लम है, प्रदीप जी बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, मैं टॉप पे लिख रहा हूँ, आप भी सर लिख लीजिए। वही प्रॉब्लम मैं लेके आ रहा हूँ, क्रिएटिविटी इन रिलेशन टू academic achievement and socio-economic status. अब इसमें जो 3 टूल इसमें लग के आ रहे हैं, क्रिएटिविटी का टेस्ट बन के आएगा, एकेडमिक अचीवमेंट का आएगा, सोशल स्टेटस का आएगा। और साथ में जब हम स्कूलों में जब डाटा फ्लड करने जाते हैं, जेंडर भी इशू आ जाता है और लोकेशन भी आ जाती है। तो इसका मतलब 3 नहीं, मेरे पास 5 वेरिएबल हो गए हैं। तो इसमें स्कॉलर जो है वो डाटा शीट तैयार करेगा। अगर कोई डाटा प्रदीप को जाएगा, कहेगा मेरा जो टॉपिक है, मेरे को मैं क्या करूं, तो वो कहेगा सीरियल नंबर करो, क्रिएटिविटी को नंबर 1 कहो, अचीवमेंट को नंबर 2 कहो, सोशल को नंबर 3 कहो, जेंडर को 4 कहो, लोकेशन को 5 कहो। तो के 5 कॉलम में डाटा चाहिए मेरे को। जेंडर को कोडिंग कैसे करनी है, 1 मेल 2 फीमेल, जैसे भी होएगा। रूरल अर्बन को करनी है 1 to 1 2 करनी है, उधर उनके स्कोर होंगे। तो फिर जब हम एनालिसिस के पर्पस जाएंगे तो प्रदीप जी को स्कॉलर ये बताएगा कि मेरे को वेरिएबल 1 2 3 की डिस्ट्रीब्यूट चाहिए। वो कहेगा चौथे पांचवें के कर दिए, चौथे पांचवें क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल है, उनका पाई चार्ट बन के आएगा, क्योंकि मेल और फीमेल की गिनती है और उधर आपका रूरल अर्बन की गिनती होगी। तो वो डाटा डिस्क्रीट सीरीज में है, तीनों का कंटिन्यूस सीरीज में है। फिर वो आपने कह दिया हमारे को कोलिशन चाहिए, तो कोलिशन किसके बीच में चाहिए? पहले 3 वेरिएबल में तो कोलिशन स्पष्ट नजर आएगा, लेकिन जेंडर के साथ कैसे आएगा? तो जेंडर के साथ तो पहले जी कहेंगे भी ऐसा, तो वो तो डिस्क्रीट है, ये आपका कंटिन्यूस है। तो फिर वो कहेगा नहीं, वो वहां पॉइंट वाइज कोलिशन आ सकता है। तो फिर देखेंगे पॉइंट वाइज कोलिशन क्या है, तो वो वहां पता लग जाएगा कि एक वेरिएबल कंटिन्यूस हो, दूसरा ट्रूली डाइकोटोमस हो, तो हमारा
पॉइंट बेसिल कोलेशन लगेगा, वो पॉइंट बेसिल ऑप्शन की दे देगा हमारे को। सिमिलरली विद रूरल एंड अर्बन बैकग्राउंड, फिर वो जब मल्टी कहेगा हमारे को प्रेडिक्शन करनी है, तो प्रेडिक्शन में डिपेंडेंट वैल्यू क्रिएटिविटी है, तो दूसरे इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो जितना भी कुछ उसके अंदर करना है, काम करना है, वो स्कॉलर की अपनी इनसाइट्स हैं। स्कॉलर की प्लस उसका जो सुपरवाइजर है उसकी, दोनों की मिलजुल के है, वो उस हिसाब से उस स्टडी से निपट जाएंगे। तो इसलिए वो जितने भी हमारे जो मेरा जो सुबह अभी मैंने शोभन जी को कहा था, अब फिर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चनर या टूल आप लेके आ रहे हैं, जब इशू लेके आ रहे हैं, उसकी डाटा कैसे आएगा, आप कैसे कोलेट करना चाहते हैं, वो कोलेट क्यों करना चाहेंगे, आपका रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव बताएगा, आपको आउटपुट में कैसा एनालिसिस चाहिए, तो वो आपको आपका हाइपोथेसिस बताएगा। ये फैसले आपने खुद करने हैं। उस स्टैटिस्टिशियन पे आपको एक फैसिलिटेटर है आपके डाटा की कंप्यूटेशनल मशीन में, एक आपको टोटली एक्यूरेट और टाइमली आपको वो एनालिसिस में दे देगा। एंड आई अश्योर यू, इफ यू आर श्योर कि आपने क्या करना है, जो कंप्यूटर एनालिस्ट है प्रदीप जी मेरे साथ उसमें सहमति भरेंगे कि 2 घंटे के अंदर आप कितने भी आउटपुट ले लेंगे, आपने सिलेक्शन ऑफ द वेरिएबल एंड सिलेक्शन ऑफ द एनालिटिकल टेक्निक प्रॉपर है, तो आपने अभी सिलेक्शन करने के बाद जब ओके करना है, ओके बाद में होएगा, डाटा आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ एनालिसिस पहले आ गई होगी। तो वो उसको फाइल को जैसे सेव करते हैं, सेव करके उसको कैसे वर्ड फाइल में भेजते हैं, वो उसका काम, अगला काम शुरू हो जाता है। लेकिन एक माउस के क्लिक से आपका एनालिसिस, चाहे लाख का डाटा है, चाहे वो 10 का है, चाहे वो 100 का है, कंप्यूटर मशीन आपको इतना फैसिलिटेट रहा है। हाँ से हम टैली लगाते हैं, लेकिन पता रिसर्च को खुद चाहिए। तो इन शब्दों से मैं अपना अभी इसको एंड की ओर लेके जाते हैं, कंक्लूड करते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन। नित्या, अब आपके पास Yes, कोई sir. क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, अदरवाइज कंक्लूड करिए इसको। Yes, sir. Participants, if you still have any questions, either you can raise your hand or type it in the chat box. I will unmute you. And it can be sent later on also. Okay, sir. We will share it. So we'll be concluding the session now. I would like to express my gratitude to Sir for delivering yet another remarkably insightful session, and to all the participants for having their patience and time with us. So our next session will be held on 28th of March, and I hope to see you all there as well. And a It heartfelt will thank you to you. and once please, हाँ, sorry for interruption. No. उसमें हमने क्वेश्चन आंसर को ही रखा हुआ है। Yes, sir. मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ कुछ सवाल जवाब का जैसे कॉफी विद करना है ना, वैसा होएगा शेड्यूल वो। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन होंगे तो आंसर आएंगे, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं तभी बोलूंगा क्वेश्चन होगा, ठीक है। Yes, sir. We'll keep it interactive. हाँ, totally interactive, yes. Completely, sir. Okay, so thank you all very much, and thank you to you, sir. कॉफी विद करना, हाँ। Yes, sir. हाँ, हम्म। Okay, so we'll see you in the next session, everyone. Thank you. Okay, good luck. Thank you, sir.